गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन, उसका पार्ट नंबर 2। केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस करना क्या होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, वो भी हमने पिछले बार पढ़ लिया था, तो उसमें से अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। हमारे पास पहली जो रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम ध्यान रखना और कैसे पहचानते हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशन रिएक्शन, इसको एक और नाम से जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ठीक है, अगर हम इसको नाम से पूछेंगे तो नाम क्या बता रहा है हमारे लिए, एड और कॉम्बिनेशन या कंबाइन। एडिशन में क्या है एड और कॉम्बिनेशन में क्या है कंबाइन। तो इन दोनों का मतलब होता है जुड़ना या एक साथ आना। दोनों का मतलब क्या होता है, ऐड होना या एक साथ आना। तो इससे हम शब्दों के मीनिंग से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा, ठीक है, टू और मोर देन टू। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ऐड होकर केवल क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या एडिशन रिएक्शन। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, पहचानने का तरीका भी सिंपल है। ऐसी रिएक्शन जिनमें टू और मोर देन टू रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन बनता क्या है, केवल एक प्रोडक्ट बनता है। ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर ऐड होकर रिएक्शन करके केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है, ये पहचानने में भी आती है। 3-4 रिएक्शन दे देगा, आपको पूछेगा आइडेंटिफाई द रिएक्शन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी रिएक्शन हम इसमें मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे पढ़ के गए थे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या होगा। तो हमने देखा होगा ये मैग्नीशियम, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, MgO। इसका नाम क्या है, नाम आपने याद रखा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट एस। ठीक है, नेचर कैसी होती है इसकी, बेसिक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है 1 और 2, क्या है रिएक्टेंट, ये 2 क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, केवल 1। रिएक्टेंट कितने हैं, ये दोनों क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, एक और है रिएक्शन इसी के जैसी, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। लकड़ी को कोयले को जलाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा C+O2, ये रिएक्शन बैलेंस करनी है तो कैसे करोगे आप, 2Mg+O2, तो क्या हो जाएगा 2MgO। रिएक्शन को बैलेंस करना हम अलग से सीखेंगे, तरीका तो हमने सीख लिया है लेकिन और भी रिएक्शन को हम बैलेंस करना अलग से सीखेंगे। यहाँ पर हम मेन प्रोडक्ट पर और रिएक्शन किस तरह से हो रही है उस पर ध्यान देंगे। बर्निंग ऑफ कोल, ये कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम आपको ध्यान होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाटर कैसे बनता है, H2+O2, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, अब यहां पर 2 कितना, O कितना है 2, ठीक है,
तो क्या बना है, O को कितना करना पड़ेगा 2, तो क्या बन गया 2H2O। 2H2O बनते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 4 हाइड्रोजन करने हैं तो 2H2 प्लस O2, तो ये क्या हो गया H2O। ये भी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन या कंबाइनिंग रिएक्शन है। आगे चलते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जनरल नेम आपको ध्यान रखेंगे क्विक लाइम। जनरल नेम क्या है, क्विक लाइम। अब इस क्विक लाइम को जब हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, H2O से। क्विक लाइम क्या होगा, चूना देखा होगा आपने, जो पुताई करने के लिए जो चूना यूज करते हैं, जो सूखा चूना होता है, उस चूने का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्विक लाइम। इसको जब पानी में डालते हैं तो देखा होगा आपने, पानी में जब डालते हैं तो पानी वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म हो जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आगे आएगी। तो जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, आपने देखा होगा चूना है, चूने को पानी में डाल के हम क्या करते हैं, पुताई करते हैं। तो किस चीज की हम पुताई करते हैं, कौन सा कंपाउंड है जो उसके हम पुताई करते हैं, तो यहां पर जो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जनरल नेम हम बोलेंगे स्लैग्ड लाइम। देखो यहां पर भी कितने कंपाउंड है, 1 और 2 कंपाउंड क्या हो रहे हैं, कंबाइनिंग हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और एक क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक और रिएक्शन है इसी से जुड़ती हुई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या कर दिया, पुताई कर दी है। जब पुताई कर दी है तो बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेयर की CO2 के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर की CO2 के कांटेक्ट में आता है। और जब ये CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, CO2 के जब कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, बनेगा CaCO3 प्लस क्या बनेगा, H2O। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछते हैं पहले देखेंगे। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। दोनों नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जनरल नेम भी और केमिकल नेम भी। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को आप बोलते हो मार्बल। इसी को क्या बोलते हो, मार्बल बोलते हो। मार्बल या संगमरमर किसको बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो अगर मार्बल या संगमरमर का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहां पर प्रोडक्ट, यहां पर रिएक्टेंट कितने हैं, 2 प्रोडक्ट। इसको हम इसमें नहीं लेंगे लेकिन पूछा जाता है, इसमें प्रोडक्ट कितने हैं 2, और रिएक्टेंट भी रिएक्टेंट कितने हैं 2, प्रोडक्ट कितने हैं 2। इसको लेकिन इसी से जुड़ी हुई रिएक्शन आती है। ये H2O तो क्या होता है, वह वेपर बनकर उड़ जाता है। तो कंसिडर ये किया जाता है कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट बचता है। इसको एडिशन रिएक्शन में नहीं पूछेंगे, इसको किस तरह से पूछते हैं देखते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे वो कहता है एक कंपाउंड है X, ठीक है, X को किसमें डालते हैं, H2O में। X को जब H2O में डालते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड बनता है Y, ठीक है, Y। अब Y का जो है हम व्हाइट पेंट करने में यूज लेते हैं, क्या करते हैं, Y का व्हाइट पेंट करने में यूज लेते हैं। जब इस Y का हम व्हाइट पेंट करते हैं, सफेद पुताई करते हैं, तो ये बाहर किसके कांटेक्ट में आता है, पुताई करते हैं तो कुछ दिनों के बाद में जो है दीवारों पर शाइनिंग, हल्की शाइनिंग आती है। तो जो शाइनिंग दे रहा है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, Z, प्लस में क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, दोबारा देखिए, एक प्रोडक्ट है X, उसको पानी में डाला, प्रोडक्ट बना Y जो प्रोडक्ट बना उसका यूज हम सफेद पुताई करने के, व्हाइट पेंट करने के लिए करते हैं। जब हम दीवारों पर व्हाइट पेंट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद में दीवारों पर सफेदी
आ जाती है, चमक आ जाती है, उस चमक का रीजन क्या है। तो ये जो Y बनेगा, ये Y जब दीवारों पर हम पेंट करेंगे तो किससे कॉन्टेक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, CO2 से, और CO2 से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Z, और Z के साथ क्या बनेगा, H2O। तो अब ध्यान रखेंगे, हमें पता होना चाहिए, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, तो हम अपने आप बता सकते हैं कि X क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, X क्या है, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम को हम, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, H2O भी डालेंगे तो हमारे पास बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास क्या है, Y, नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम। अब ये Y है, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमने क्या कर दी, दीवारों पर पुताई कर दी। अब ये किसके कांटेक्ट में आएगा, CO2 के, जब CO2 के कांटेक्ट में आएगा तो बनेगा CaCO3, ये हमारा है Z, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, H2O। एक दो दिन बाद में H2O वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है और बचता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, Z, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम बोलते हैं मार्बल। ठीक है, तो ये Z जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवारों पर क्या आती है, चमक आती है, शाइनिंग आती है। ध्यान रखना, यहां तक आप इसको एडिशन रिएक्शन में ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये पूछा अलग से रिएक्शन पूछी जाएगी तो आपको ये ध्यान रखना है। एडिशन रिएक्शन में आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी डिवीजन क्लास चल रही है तो इसमें हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल चीजें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम चलेंगे अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन जो होगी इसी की जस्ट अपोजिट। अगर आपने एडिशन रिएक्शन याद कर ली तो अगली रिएक्शन आपको आराम से याद हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अब डिकम्पोजिशन या डिसएसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब टूटना, ठीक है, डिसएसोसिएशन का मतलब अलग होना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक तो क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना रहेगा, एक, और ये रिएक्टेंट जब टूटेगा तो मान लो कितना है, ये AB है, रिएक्टेंट है, तो ये जब रिएक्शन होगी तो ये किस में टूट जाएगा, A प्लस B में, किस में टूट जाएगा, A प्लस B में, और ये A प्लस B क्या होगा, प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू या मोर देन टू प्रोडक्ट बनाता है, दो या दो से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसएसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखो, पहली हम अगर कंपेयर करेंगे, पहली क्या है, एडिशन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है, एडिशन रिएक्शन में क्या है, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा डिसएसोसिएशन में क्या है, डिसएसोसिएशन में क्या है, मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखोगे, मोर देन वन रिएक्टेंट, इसमें क्या ध्यान रखोगे, वन रिएक्टेंट। दोनों में अंतर ध्यान रखो। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, ठीक है,
एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, केवल एक प्रोडक्ट बनाएंगे। डिस एसोसिएशन में क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा लेकिन वो टूटकर दो या दो से ज्यादा क्या बनाएंगे, एक या मतलब दो या दो से ज्यादा क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। तो डिस एसोसिएशन रिएक्शन का जो पहला हम एग्जांपल देखेंगे, हाँ पहली तो हम ये देखेंगे डिस एसोसिएशन रिएक्शन भी तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस एसोसिएशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन या डिस एसोसिएशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब होता है जिसको हम हीट देकर गर्म करके तोड़ेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस वर्ड जहां भी आता है मतलब होता है टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस, या इसको हम एक और बोलेंगे इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। और तीसरा जो है, तीसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम ध्यान रखेंगे आप, और किसके साथ क्या है वो भी आपको ध्यान रखेंगे। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिस एसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां पर हम देखेंगे पहली रिएक्शन, फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है, थर्मल। और थर्मल वर्ड जहां भी आएगा वो जो है हीट के लिए आएगा, ठीक है। थर्मल वर्ड यूज आ रहा है वहां पर, मतलब क्या आ रहा है, हीट आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। थर्मल डिकम्पोजिशन में आप क्या ध्यान रखोगे, पहली रिएक्शन तो वही ध्यान रखो, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम हीट करेंगे, ये हीट का साइन है, डेल्टा का साइन है। डेल्टा का मतलब होता है हीट करना। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। ये हमारे पास पहली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हमारे पास रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, PbNO3(2). इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन बनती है। इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये इसको आप जानते हो ये क्या है, ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन हम करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। इन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ब्राउन फ्यूम देती है, ब्राउन फ्यूम धुआं देती है, ये ध्यान रखना है आपको। ब्राउन फ्यूम वाली गैस कौन सी है, ब्राउन फ्यूम वाली गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है तो ये कर दो। अब देखो बैलेंस करके देखो, Pb कितना है 2, इधर भी लेड कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, लेड के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 6 × 2 12। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं भाई, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना है 2 × 4 8, 8 और 2 कितने हो गए 10,
और कितने हो गए 12। तो इधर देखो रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। बैलेंस करके देखो इधर ये क्या है एलिमेंट लेड। लेड कितना है रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी कितना है 2। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितनी है 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। अब ऑक्सीजन देखो दो तो ये हो गई 4 इंटू 2 कितनी हो गई 8, 8 और 2 10 और 2 12। ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 12। नाइट्रोजन हमारे पास है 4, ये 4NO2 है। तो ये नाइट्रोजन इधर देखो इधर कितनी है ये n, ये बाहर 2 है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन कितनी हो गई 2 और ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। नाइट्रोजन कितनी है 4 और प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन कितनी है 4। तो इस तरह से देखेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो आपको ध्यान, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है और NO2 गैस रिलीज होती है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसको भी पूछ सकता है कि एक कंपाउंड है X, ठीक है, एक कंपाउंड है X जिसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा Y प्लस Z बनेगा। और Z जो है क्या है ब्राउन फ्यूम देती है, ठीक है। तो Z का नाम क्या है और Y का नाम क्या है। तो Y का नाम आपको ध्यान रखना है लेड ऑक्साइड और Z का नाम क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कई बार ये इसको दे देगा ये पूछेगा, ठीक है। एक ब्राउन फ्यूम वाली गैस प्रोड्यूस होती है, तो ब्राउन फ्यूम वाली गैस कौन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल था। अब आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस पर। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस या एक और नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके ब्रेक डाउन किया जाता है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें किसी रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके ब्रेक डाउन करवाया जाता है, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहली रिएक्शन H2O, ठीक है, H2O में आप क्या फ्लो करोगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या फ्लो करोगे इलेक्ट्रिक करंट। तो किस में टूट जाएगा H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। अब एक और रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन NaCl। NaCl में आप क्या करोगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये किस में टूट जाएगा Na प्लस Cl2, ठीक है। तो Cl2 करना है, इसको 2 करना है तो इसको भी क्या करेंगे 2, क्या हो जाएगा 2Na प्लस Cl2। इसका नाम क्या है, नाम पता है आपको सोडियम क्लोराइड, जनरल नेम टेबल सॉल्ट। दो रिएक्शन आपके सामने है। पहली ये क्या है H2O। H2O में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सेल की। किसकी जरूरत पड़ेगी सेल की। तो जैसे मान लो ये कोई सेल है, इस तरह का सेल होता है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है। दोनों में से हम क्या जोड़ेंगे
तार जोड़ेंगे, इधर से भी मान लो ये तार जोड़ा है और इधर से भी तार जोड़ा है, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, वाटर है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो H2 प्लस O2 में टूटता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से पूछते भी है, प्योर वाटर जो है, डिस्टिल वाटर जिसका pH 7 होता है, प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंसुलेटर ऑफ करंट, प्योर वाटर जो है क्या होता है, इंसुलेटर ऑफ करंट होता है। प्योर वाटर में अगर आप करंट फ्लो करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि प्योर वाटर में कोई भी आयन नहीं होते हैं। इसीलिए इस वाटर को क्या किया जाता है, एसिडिफाइड किया जाता है, या इसका क्या किया जाता है, एसिडिफिकेशन किया जाता है। तो पूछते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में वाटर का एसिडिफिकेशन या एसिडिफाइड क्यों किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे लैंग्वेज में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो उसमें एसिड मिलाया जाता है। एसिड क्यों मिलाया जाता है, तो हमें ध्यान रख, क्या आंसर लिखना होगा कि प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। एसिड क्या होता है, एसिड क्या रिलीज करेंगे, वो सारी चीजें जो एक्वेटिक सॉल्यूशन में क्या करती है, H+ आयन रिलीज करती है, उनको क्या कहता है, एसिड। तो वाटर में जब एसिड मिलाया जाएगा, वाटर में जब एसिड मिलाया जाएगा तो एसिड में से क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, और ये आयन के कारण जो है वाटर किसका फ्लो करेगा, करंट का फ्लो करेगा। इसीलिए वाटर में एसिड मिलाया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करने के लिए। ध्यान रहेगा, व्हाई वी पुट एसिड इन H2O ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो हमें रखना क्या याद रखना पड़ेगा, प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफ वी फ्लो करंट इन प्योर वाटर देन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डजंट हैपन, ठीक है, बिकॉज प्योर वाटर डजंट हैव आयंस। प्योर वाटर में आयन नहीं होते हैं, प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाने के लिए हमें किसका मिलाना पड़ेगा, किसको मिलाना पड़ेगा, एसिड को मिलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है करंट का, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, कंडक्टर बनाने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं और इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, ध्यान रहेगा। दूसरी रिएक्शन हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो 2Na+Cl2 में टूट जाए। एक रिएक्शन और है यहाँ पर। अब यहाँ पर सेल में दो चीजें होती है, ठीक है, सेल में दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है, एक तो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड, ठीक है। क्या होता है, एक तो होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। तो अब ध्यान रखेंगे कहां पर कौन सी गैस बनती है। तो एक चीज ध्यान रखना, कैथोड में क्या स्पेलिंग आती है, यहां लिख देता हूं, एक तो होता है कैथोड और दूसरा क्या होता है, एनोड। दो चीजें बनती है, एक तो हाइड्रोजन बनती है, एक ऑक्सीजन बनती है। तो आप ध्यान रखना, हाइड्रोजन कहां पर बनेगी, कैथोड पर। हाइड्रोजन कहां पर बनेगी, कैथोड पर। हम याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, भूल जाएंगे कि कौन सी गैस कहां बन रही है। तो ध्यान रखो, कैथोड में क्या आ रहा है, H, कैथोड में क्या आ रहा है, H, और ये भी क्या है, H। तो यहां पर हम लिखेंगे कैथोड, ये ध्यान रखना। कैथोड की स्पेलिंग जब लिखते हो तो कैथोड में क्या आता है, H। तो हाइड्रोजन कहां, भूल जाओ तो ध्यान रखना, कैथोड, कैथोड में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, H। तो हाइड्रोजन कहां पर बनेगा, कैथोड पर। हाइड्रोजन कहां पर बनेगा, कैथोड पर। और एनोड पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। एनोड पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन। इसका एक और टेस्ट होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोप टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, पोप टेस्ट। इस हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को जब आप जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाओगे तो मोमबत्ती पॉप, हिंदी में आएगा फट, ठीक है, और इंग्लिश में आएगा पोप। तो पोप की साउंड के साथ एकदम से जलती है, फिर क्या होती है, बुझ जाती है। तो पोप टेस्ट कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। दूसरा, NaCl के सॉल्यूशन में हम क्या डालें, NaCl का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको,
सॉलिड NaCl भी क्या होता है, क्या होता है, इंसुलेटर। ठीक है, सॉलिड NaCl भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। किसका, करंट का। मतलब सॉलिड NaCl जो है वो करंट का फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हम कौन सा NaCl लेते हैं, मोल्टन। मोल्टन का मतलब लिक्विफाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, लिक्विफाइड करेंगे। मोल्टन का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था में। किसमें होता है, पिघली हुई अवस्था में। अब पिघलाएंगे तो इसको गर्म थोड़ी करेंगे, नहीं। NaCl में क्या मिलाते हैं हम, पानी। NaCl को जब हम पानी में घोल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब होता है पिघलाना। तो सॉलिड स्टेट में NaCl, सॉलिड स्टेट में NaCl क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, या पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये भी कंडक्शन नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा NaCl लेना पड़ेगा, मोल्टन NaCl। ठीक है, इसको हम एक्वस लिख सकते हैं AQ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AQ, मतलब एक्वेटिक सॉल्यूशन में है। NaCl में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो सोडियम बनेगा प्लस क्लोरीन गैस बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो ये रिएक्शन किस में होगी, लाइट में। किसमें होगी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उनको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें पहली रिएक्शन जब हम देखेंगे, AgCl, H न्यू, लाइट को जो है हम H न्यू से लिखते हैं 2Ag प्लस Br2। ये क्या है, सिल्वर, और ये क्या है, सॉरी Cl2। ये कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सेम रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, 2AgBr। रिएक्शन ये वही, H न्यू फोटोन आएगा, H न्यू को बोलते हैं फोटोन। तो किस में टूट जाएगा, 2Ag प्लस Br2। ठीक है, इसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि ये AgCl और AgBr, इसके बाद ये Ag और Br, इनका कलर। ठीक है, इनका कलर आप ढूंढ कर बताएंगे, हमने पढ़ रखा है पहले, ढूंढ कर बताएंगे कि इनका कलर कैसा होता है। सिल्वर का, क्लोरीन का, कम से कम ये रिएक्शन आपको बतानी पड़ेगी कि AgBr का और AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है। उसके बाद सिल्वर जो है टूट जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगी और ब्रोमीन अलग हो जाएगी। तो सिल्वर का कलर कैसा होगा और ब्रोमीन का कलर कैसा होगा, ये आपको बताना है। रिएक्शन हमने कर ली है, ये होती है ये रिएक्शन है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये किस में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन किस में यूज होगी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सिल्वर हैलाइड, ठीक है, क्या होता है, सिल्वर हैलाइड्स। हैलाइड्स का वही मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
सिल्वर हैलाइड, इसको शॉर्ट में आप ये लिख लो समझने के लिए AgCl और AgBr। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड को कौन सी बोतल में लिखते हैं हम? ब्लैक बोतल। कौन सी बोतल में रखते हैं? ब्लैक बोतल में रखते हैं। क्यों ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम इनको ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे तो ये जो है सिल्वर हैलाइड किससे रिएक्ट कर लेंगे? लाइट से। किससे रिएक्ट करेंगे? लाइट से रिएक्ट करेंगे, और लाइट से रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे और खराब हो जाएंगे। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को ब्लैक कलर की बोतल्स में रखा जाता है। ये एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटाना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, अब कोई आदमी आके मेरे को हटा दे यहाँ से और मेरी जगह पर वो खड़ा हो जाए, तो कब हो पाएगा वो? जब वो मेरे से ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखेंगे। पहले तो ये समझो, जैसे मान लो ये ए है और ये क्या है? बी सी है। अब ये जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ये वाला ए इस बी को क्या कर देगा? हटा देगा। इस बी को क्या हटा देगा? हटा देगा, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? खुद आके बैठ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी? AC प्लस बी। और ये दोनों जो है मेटल्स के बीच में होती है, ठीक है। किसके बीच में होगी? मेटल्स के बीच में। ये भी मेटल्स होगा और ये भी ज्यादातर मेटल्स होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई मेटल अपने से कम मेटल को उसके कंपाउंड में से या सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई मोर एक्टिव, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई मोर एक्टिव मेटल, क्या है? मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को, लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से या उसके कंपाउंड में से हटा देती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ए है, बी सी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? AC प्लस बी। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये जो ए है, ए ने किसको हटा दिया है? बी को, ठीक है। अब यहां से जो रिएक्शन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पूछी भी जाती है, ठीक है। तो क्या पूछी जाती है कि what happens when iron nails put down into the solution of copper sulfate या copper sulfate solution। तो ध्यान रखेंगे, एक रिएक्शन है वो पूछता है क्या होता है जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब कौन ज्यादा एक्टिव होगी, कौन कम एक्टिव होगी, इसके लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, वो सीरीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे हम। पहले देखते हैं रिएक्शन क्या है। बोल रहा है वो आपसे कि क्या होता है जब लोहे की कील को, लोहे की नेल्स को किसमें डालते हैं? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं। नाम इसका क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका कलर क्या है? ब्लू। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डालेंगे तो क्या होगा? FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा? कॉपर। क्या बन जाएगा? कॉपर। और इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। नाम इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। और इसका कॉपर का जो कलर है रेडिश ब्राउन। कॉपर का कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन।
कॉपर का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नील्स, आयरन की कील डाली जाती है, तो कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जब आयरन डालते हैं तो धीरे 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 ये आयरन क्या करता है, ये आयरन इधर जाता है, किसके पास जाता है, कॉपर के पास जाता है, धीरे 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 धीरे, और एक कॉपर को क्या करता है, अपनी जगह से हटा देता है, अपनी जगह से हटा देता है, और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो आयरन, कॉपर की जगह पर कौन आ गया, आयरन, कॉपर कहाँ चला गया, बाहर। क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है और आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है। तीन मेटल नीचे की ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, कॉपर, Ag, Au और लास्ट में प्लेटिनम। ये ऐसी मेटल्स हैं जो सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो पोटेशियम, सोडियम, ये ऐसे मेटल है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है बाकी जैसे आपने देखा होगा, हाइड्रोजन देखा होगा, हाइड्रोजन भी इससे ज्यादा एक्टिव है, लेड देखी होगी, लेड भी इससे ज्यादा एक्टिव है, कॉपर देखा होगा, कॉपर भी इससे ज्यादा एक्टिव है। तो वो सीरीज हम पढ़ेंगे, आपको होमवर्क भी मान लो ये कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो लिखवाई है वो याद करनी है, तो आप ये रिएक्शन और भी आसानी से देख पाओगे। अदरवाइज रिएक्टिविटी सीरीज पर हम बात करेंगे, दोबारा से हम बता देंगे। तो ध्यान रखना पड़ेगा, आयरन जो है किसको हटा देता है, कॉपर को। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन, कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। देखो कॉपर नीचे है, कॉपर के नीचे केवल सिल्वर, ओरम मतलब सोना और प्लेटिनम ही है, तो बाकी सब इसके ऊपर है। दूसरी एक और रिएक्शन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स पुट डाउन इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक के दाने डाले जाते हैं या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के दाने डाले जाते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। ये तो जिंक है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स हमने कहां डाल दी है, जिंक ग्रेन्यूल्स कहां डाल दी है, HCl में। जिंक ग्रेन्यूल्स कहां डाल दी है, HCl में। तो क्या बनेगा, ZnCl2। क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये आपके आगे भी काम आएगी। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड जब भी होगा तो ये जो X बनेगा वो तो बनेगा ही सही, साथ में हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए वापस से हमारे पास कौन सा टेस्ट है, पोप टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, पोप टेस्ट। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स पुट डाउन इनटू या पुट इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक के दाने डाले जाते हैं तो क्या होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, जिंक। जब हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो ये जिंक जो है ये किसकी जगह पर आ जाएगा, ये जिंक किसकी जगह पर आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर। ये हाइड्रोजन की जगह पर आएगा तो हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्लोराइड बनता है, और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस को जब हम जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो पॉप का साउंड आएगा, पॉप के साउंड के साथ क्या करेगी, मोमबत्ती जलकर क्या हो जाएगी, एकदम से बुझ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ एक और है, इसी जिंक को हम किसके साथ जोड़ देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम पता होना चाहिए आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जब भी हम ग्रेन्यूल्स डालेंगे जिंक के, तो एक कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एसिड जब भी
मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब क्या होगा भाई, हम जिंक और हाइड्रोजन दोनों क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो अब देखो जिंक ने अगर यहाँ हाइड्रोजन को हटाया है तो जिंक यहाँ भी हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा। तो जिंक किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। नाम क्या है इसका, जिंक सल्फेट। प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ये इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में याद रखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो ये क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल, ये क्या है, मेटल। तो जब भी आप रिएक्शन को देखोगे तो उसमें आपको एक क्या मिलेगी, सिंगल मेटल, एक क्या मिलेगी, सिंगल मेटल, और दूसरा क्या मिलेगा, कंपाउंड, मेटलिक कंपाउंड मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, मेटलिक कंपाउंड। जैसे क्या है, ये मेटल है या ये मेटल है। अब दूसरा क्या है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, जिंक, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इधर पीछे देखो, ये क्या है, आयरन, आयरन के साथ कौन है, कॉपर सल्फेट। तो एक मेटल मिलेगी, एक मेटल जहां पर है और उसके साथ में कोई कंपाउंड है, तो इस तरह की रिएक्शन हमेशा आपको कहां पर देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये तीन, वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की उसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीन रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या होता है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स HCl में डालते हैं, जिंक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होता है, जब जिंक की रोड को या जिंक को जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला जाता है, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जब आयरन नेल को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डाला जाएगा तो देखो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो आयरन ने किसको हटा दिया, कॉपर को, और क्या बन गया, फेरस सल्फेट। ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट जो है इसका कलर कैसा है, ब्लू, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। आयरन सल्फेट है, इसका क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी इसका नाम है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। कॉपर अलग होगा, इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। एक और इसी के साथ लगती हुई रिएक्शन है, इसी के जैसी रिएक्शन है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप क्या देखेंगे, कैसे होती है, AB प्लस CD, कोई कंपाउंड है AB और दूसरा है CD, तो क्या बनेगा, ये जो है रिएक्शन होगी, ये BC क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, AD प्लस BC। तो अब देखोगे इस कंपाउंड का ये वाला आयन और इस कंपाउंड का ये वाला आयन दोनों क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, और इस कंपाउंड का A वाला आयन और इस कंपाउंड का D वाला आयन दोनों क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों कंपाउंड क्या या दोनों साल्ट के बीच में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में तो केवल एक ही मेटल का, एक ही आयन का चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल आयन का चेंज हो रहा है। ध्यान रखना इसको, किसका चेंज हो रहा है, डबल आयन का चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा से देखेंगे, ये क्या है, AB, ये पूरा एक कंपाउंड है जिसमें A और B आयन है, दूसरा CD, दोनों रिएक्ट करेंगे तो ऐसी रिएक्शन, अब ध्यान रखना क्या कहेंगे हम, ऐसी रिएक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों कंपाउंड के बीच में, दोनों कंपाउंड के बीच में दोनों आयंस का एक्सचेंज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे ये है, अब ये बी वाला आयन किसके साथ जाएगा, C के साथ, ठीक है, और A वाला जो आयन है किसके साथ जाएगा, D के साथ। तो जब भी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, AD प्लस BC, AD प्लस BC। इसकी रिएक्शन कैसे देखेंगे, इसकी पहली रिएक्शन हाँ,
रिएक्शन देखने के पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें इस रिएक्शन में देखो ये जो है आयन का एक्सचेंज हो रहा है, एक आयन का एक्सचेंज और दो आयन का एक्सचेंज, इसलिए हमको इसको क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और इसका नाम है, ध्यान रखना, आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। एग्जाम में पूछा गया है इसका नाम, आयन एक्सचेंज मेथड, ध्यान रखेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड भी बोल सकते हो, रिएक्शन भी बोल सकते हो, प्रोसेस भी बोल सकते हो। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और नाम है, इसमें जो कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा वो दो साल्ट बनेंगे। कितने सोल्ट बनेंगे, 2। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सोल्ट बनते हैं कितने बनते हैं, 2 सोल्ट बनते हैं। उसमें से एक सोल्ट तो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। एक सोल्ट तो क्या होता है, सॉल्यूशन में डिजोल्व रहता है, लेकिन एक कोई भी एक सोल्ट क्या होता है, डिजोल्व या सोल्यूबल नहीं होता है। तो जो भी, जैसे हम पानी में नमक को मिलाएंगे, शक्कर को मिलाएंगे, तो वो तो क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन पानी में हमने रेत मिला दी तो वो डिजोल्व होगी क्या, नहीं। तो वो ऐसे कैसे ही रहती है उसमें। तो रिएक्शन के दौरान ऐसे सोल्ट जो डिजोल्व नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इनमें एक सोल्ट ऐसा होता है जो डिजोल्व नहीं होता है और उस सोल्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्योंकि इन रिएक्शन में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट, इसलिए इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम ध्यान रखेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज मेथड। आगे चलते हैं, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2, इसका नाम है सोडियम सल्फेट और इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन जब होगी तो एक्सचेंज कैसा होगा, देखो एक्सचेंज हमने करा था, एक्सचेंज कैसे होगा, ये तो इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा और ये जो है ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो बनेगा क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। BaSO4 प्लस 2NaCl, इसका जो नाम है, इसका नाम बेरियम सल्फेट। क्या नाम है, बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड से होती है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इसमें पूछता है पीपीटी कौन है, प्रेसिपिटेशन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीपीटी। पीपीटी कौन है, तो इसमें जो पीपीटी बनेगा, अब देखो दो चीजें दिखती है हमें, एक तो बेरियम सल्फेट दिखता है, एक NaCl दिखता है, सिल्वर सॉरी सोडियम क्लोराइड दिखता है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, मान लो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, सोडियम क्लोराइड तो पानी में घुल जाता है। और हमें ये पहले से पता है कि एक कंपाउंड ऐसा बनेगा जो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ये फिक्स है। तो कौन सा कंपाउंड होगा जो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ये तो डिजोल्व है, तो कौन डिजोल्व नहीं होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट ही क्या है, प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट ही क्या है, प्रेसिपिटेट। और इस कौन सी प्रेसिपिटेट बनती है, व्हाइट पीपीटी बनती है। ये रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे। एक और रिएक्शन है,
लेड नाइट्रेट का नाम आपने सुना होगा, प्लस इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, डाइड। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, वही एक्सचेंज करेंगे। बी किसके साथ होगा, सी के साथ, ए किसके साथ होगा, डी के साथ। तो क्या बनेगा, PbI2 प्लस 2KNO3, क्या बनेगा, PbI2 प्लस KNO3। तो इसको अब I कितना है 2, तो इसको हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा, क्या हो गया है, लेड आयोडाइड, इसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड है, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसका नाम जो है लिख देता हूं मैं, याद रहेगा आपको, लेड आयोडाइड, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसमें कौन पीपीटी है, कौन पीपीटी है, इसमें पीपीटी है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ये 2 ही रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम पे 2 ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में। एक तो ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन। तो बेरियम सल्फेट बनता है उसमें पहली वाली रिएक्शन में, वो तो व्हाइट पीपीटी होती है। और लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड कौन से कलर से लिखा हुआ है, येलो कलर से, कौन से कलर से लिखा हुआ है, येलो कलर से। तो कौन सी पीपीटी बनेगी, येलो पीपीटी। ये ध्यान रखना है आपको। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप जो है टाइम टाइम पर आपको वीडियो मिलते रहे सभी सब्जेक्ट के, इसके लिए आप जो है यूट्यूब पर बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। इसके आगे है कि जो रिएक्शन बची है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।